हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबको अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि, इसके ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। और इससे पिछले क्लास में जो हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4 के ऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और चैप्टर 5 के भी ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। देखिए, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 हिंदी के गोधुली के नागरी लिपि जिसका नाम है उसके ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। बेहद ही सब्जेक्टिव आसान है और 2 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो इन सब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिएगा, अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। चलिए, पहला नंबर सब्जेक्टिव आप लोग का क्वेश्चन है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। जो लेखक हैं गुणाकर मूले ने वो किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध को बताए हैं। देखिए, इसका आंसर है कि लेखक ने गुजराती, बंगाल और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए बेहद ही छोटा आंसर ही आप लोगों को लिखना है, लघु उत्तरीय है ये। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देखिए, देवनागरी लिपि में भाषा कौन कौन सी लिखी जाती है, तो सबसे पहले नागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली भाषा लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है, और भोजपुरी भी लिखी जाती है, तथा हिंदी के विविध बोलियां जितनी होती हैं वो किस में लिखी जाती है, तो नागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन रखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए। जो नागरी लिपि के आरंभिक लेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो देखिए, विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि का आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश में प्राप्त हुआ। तो ये हो गया आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त हुआ, तो विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। नागरी जो लिपि है वो कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। देखिए, ईसा की 8वीं और 11वीं सदी में ही नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। 8वीं और 11वीं सदी में ही नागरी लिपि क्या थी, तो पूरे देश भर में छा गई थी, व्याप्त हो गई थी। देखिए, अतः उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो नागरी लिपि कब से एक सर्वदेशिक लिपि है, तो ईसा के 8वीं और 11वीं सदी से ही क्या है, तो नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये समझिएगा आप लोग। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन रखते हैं कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देखिए, देवनागरी लिपि के अक्षर में स्थिरता कैसे आई। देखिए, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि में टाइप बने, अर्थात पुस्तकें छपने लगी। देखिए, क्या हुआ कि करीब 2 सदी पहले, आज से 200 वर्ष पहले नागरी लिपि के टाइप बना और उसमें पुस्तकें छपने लगी और जगह जगह प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। इस प्रकार का हुआ कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत के कौन कौन से ऐसे शासक हैं जिनका प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होता है। देखिए, विद्वान कहते हैं कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख पर पहल नागरी लिपि प्राप्त होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। विद्वान लोग कहते हैं कि उत्तर भारत के सबसे पहले तो मिहिर भोज है, उसके बाद महेंद्र पाल है आदि ये सब गुर्जर प्रतिहार थे, और इनके अभिलेख पर ही क्या होता है, तो पहली बार नागरी लिपि का लेख प्राप्त होता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। देखिए, विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए हुए थे। विद्वान लोग कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो बाहर से विदेशी थे, ये भारत में आए हुए थे। देखिए, ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। क्या किया कि ईसा की 8वीं सदी में के पूर्वार्ध अवंती प्रदेश में क्या किए, तो अपना शासन स्थापित किए, और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिए। क्या किए कि कनौज पर भी बाद में अधिकार कर लिए। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक थे। प्रतिहार में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, तो मिहिर भोज और महेंद्र पाल हुए। चलिए, ये आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन को समझ गए। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्मी और सीधी लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। देखिए, ब्राह्मी और सीधी लिपि की तुलना में हम लोग नागरी लिपि की पहचान कैसे करेंगे। देखिए,
गुप्त काल में ब्राह्मणी लिपि तथा उसके बाद सिंधम लिपि का अक्षरों के सिरों पर, देखिए ब्राह्मणी लिपि और जो ये सिंधम लिपि है उसके अक्षरों के सिरों पर छोटे आंडी लकीरें या छोटे ठोस तिकने हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि ब्राह्मणी और सिंधम लिपि के जो सिरे पर इस तरह का कुछ त्रिभुज टाइप का निशान दिया होता है। लेकिन क्या होता है कि नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि नागरी लिपि का पहचान क्या है, देखिए कि इसके अक्षरों के सिरों पर, अक्षर के जो ये सिरे होते हैं, सिरे पर पूरी लकीर बना दी जाती है। सिरे पूरी लंबाई की चौड़ाई के जितना चौड़ाई होता है अक्षरों का उतना लकीर बना दी जाती है। और ये सिरे रेखीय उतनी लंबी होती है, जो सिरा का रेखा उतना ही लंबी होता है जितना अक्षर की चौड़ाई होती है। ये आप लोग जो लिखा हुआ है कुल नागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। चलिए आशा करता हूँ मैं 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन की नागरी को देवताओं क्यों कहते हैं। देखिए नागर है जो नागर, नागरी को देवताओं की नगरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है। देखिए आंसर को समझते हैं। देखिए नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। नागरी जो शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इसमें विद्वानों का जो बहुत ही बड़ा मतभेद है। एक मत क्या कहता है, देखिए एक मत के अनुसार गुजरात के ब्राह्मण ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। एक मत कहता है कि गुजरात के जो ब्राह्मण लोग हैं उन्हीं लोगों ने सबसे पहले नागरी लिपि का प्रयोग किया, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और एक दूसरा मत कहता है कि बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी जो है वह देवनगर है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। तो ये 2 मत है, ऐसे और भी मत हैं, लेकिन ये दो मत को आप लोग याद रखना, यही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं। देखिए नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया। नागरी लिपि के साथ साथ क्या हुआ कि अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लिया, जिसमें भोजपुरी, मगही और भी कई प्रकार की भाषाएं हैं। 8वीं 9वीं सदी के आरंभ में हिंदी का साहित्य मिलने जाता है। इस काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगाल आदि जन्म ले रही थी। इसी समय क्या हो रहा था, तो भाषाएं भी जन्म ले रही थी अलग अलग, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, मगही, ये सब भाषाएं अलग अलग जन्म ले रही थी। चलिए ये आप लोग समझ गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। नंदी नागरी किसे कहते हैं और किस प्रसंग में लेखक ने उनका उल्लेख किया है। देखिए दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत की यह नंदी नागरी लिपि कहलाती है। कोंकण के शिलाहार माने खेट के राजपूत, देवनागरी की यादव तथा विजयनगर के शासकों को लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहले विजयनगर के राजाओं ने लेखों की लिपि में ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया था। तो ये आप लोग समझिए कि नंदी नागरी की लिपि का संबंध और उल्लेख किस प्रसंग में है, तो वही प्रसंग में है जिसमें दक्षिण भारत के नागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहते हैं, और उसी नंदी नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, जिसका उल्लेख कहाँ मिला है, तो मनघेट पर मिला है, राजकुटीन पर मिला है, देवनागरी के यादव के जो किला है उस पर मिला है, और विजयनगर के शासकों के लेख पर भी नंदी नागरी का लिपि का कुछ अवशेष मिला है। तो ये आप लोग समझ गए। यही आप लोग का टोटल क्वेश्चन था। ये आप लोग क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में लेकर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सभी को पीडीएफ के फॉर्म में लेकर याद कर लीजिएगा। आप लोग पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़कर सारे पीडीएफ को ले लीजिए। और शाम को रोज टेस्ट भी होता है, टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। चलिए जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा।